लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब उनके घर के बाहर से एक प्रोटेस्ट निकले और उसमें कई गाड़ियां तोड़ दी जाएं, कोई पत्थर चलाए। आम लोगों को दिक्कत होती है और आम लोगों की सुविधा इसी बात में होती है कि सामान्य तरह से जनजीवन चले। लेकिन पॉलिटिकल दलों को यह पसंद नहीं आता। राजनीतिक दलों को अपने वोट दिखाई देते हैं और उस वोट के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार होते हैं। कोई टी राजा जैसा आता है, वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बाद जो नारे लगाए जाते हैं वो भी कम भड़काऊ नहीं हैं। और उन भड़काऊ नारों का इलाज आखिर है क्या? क्योंकि ये भी तो एक तरह से किसी के मोहल्ले में दरवाजे पे जाके सिर तन से जुदा के नारे लगाओगे और अगर मान लीजिए कि वो निकल आया, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो ये राजनीतिक दल चाहते हैं, यानी कि दंगे। तो ये आम जनता के हित में कतई नहीं हो सकता है और इसको रोकना ही, अगर आप सही में राजनीतिक दल हैं, आम लोगों के हित की बात करते हैं, तो आपका काम होना चाहिए। अब हमारे साथ हाजिक खान साहब इस वक्त स्टूडियो में हैं। हाजिक खान साहब, आपने क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। शुरुआत में कहा कि इस्लाम के खिलाफ या पैगंबर के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करता है तो भगवान सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है, खुदा उसका इलाज करता है। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि आम लोगों के हित में यह है कि एक आदमी ने बयान दिया, उसके बाद फिर आप दंगों के लिए सड़क पे निकल जाइए? देखिए राम मोहन जी, बात यह है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दुनिया के किसी भी मज़हब का कोई आदमी हो, न राम के न सीता के बारे में न कृष्ण के बारे में, पाकिस्तान के एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े राइटर हैं, कि 1,24,000 दुनिया में मैसेंजर आए हैं, पैगंबर आए हैं जी। उसमें मुसलमानों से मैं कहूँगा कि राम और कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है कि ये भी हो सकते हैं। इसलिए हमें और मुसलमानों को ख़ासकर इस बात का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम न किसी मज़हब के बारे में भद्दी बात कहें। हमारा ईमान है, हम ईमान से बाहर हो जाएंगे अगर राम और कृष्ण के नाम से जो हमारे हिंदू भाई उनको पूजा कर रहे हैं और वो पैगंबर हुए तो हमारा धर्म, हमारा ईमान चले जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि चाहे वो मुनव्वर फारूक हों या टी राजा हों या इस तरह के देश में जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब जब कानून उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सका, अदालत ने इतने बड़े मामले में जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने एक कैसेट चढ़ाई, भद्दी बात कही और उसको तुरंत वो दे दी जाती है जमानत, ये दर्शाता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कानून दोनों तरफ का होना चाहिए। समस्या जो मेरी बात, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप या तो अदालत की टिप्पणी नुपुर शर्मा पे आती है, आप हाथों हाथ रखते हैं। अदालत किसी ग्राउंड पे, कोई तो कानूनी ग्राउंड होगा जिसके आधार पर यह बेल दी गई। नहीं, उस अदालत आप बेल उस पेचीदगी में जाइए। लेकिन ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनका भी हक है कि ऐसे आदमी के खिलाफ पर प्रदर्शन किया जाए कि ऐसे जेल भेजो। तो भाषा क्या होनी चाहिए? ये देश नहीं, जेल भेजिए, आप सरकार से बात कीजिए। ये देश की भाषा क्या होनी चाहिए? आप मोहल्ले में जाके नारे लगाएंगे? संविधान के एतबार से, कानून के एतबार से, कानून में जाके, कानून के एतबार से अगर प्रदर्शन हो रहा था तो कौन सा प्रदर्शन रोका गया जो कानून के एतबार से हो रहा है? देखिए, प्रदर्शन होगा, डीजीपी साहब प्रदर्शन के खिलाफ विक्रम सिंह अगर गलत बात कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम सिंह, तो कितनी भीड़ को पकड़ के ले जाएं जेल में? कितने लोगों को जेल में डालें? यह भी तो एक सवाल है डीजीपी साहब की। एक संख्या तो होनी चाहिए। क्या 10,000 लोगों को जेल में डाल दीजिए? मैंने कब कहा कि 10,000 लोगों को डाला जा सकता है? न वो मुमकिन है। लेकिन आपने खुद देख लिया कि इस आंदोलन का रिमोट किसके हाथ में है। हम लोगों ने चाहा ना, जिस चीज को चाहा वो करके दिखाया। एक दफा निर्णय तो कर लीजिए कि नाजायज धरना प्रदर्शन नहीं होगा, नाजायज नारे नहीं लगेंगे। लेकिन रिमोट किसके हाथ में है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस और, कलीमुल साहब ने पूछा कहां क्या होना चाहिए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों का महिमा मंडित करना मालर पर गलत था, मैं इसकी निंदा करता हूं। जिसने भी हुजूर के बारे में आपत्ति टिप्पणी की उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे एनएसए हो। कलीमुल साहब, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, संविधान से किसी से कुछ प्राप्त करना हो ये मिजाज में नहीं है। और इसी तरह गुजरात में जो महिला के साथ जो रिलीज हुई और बलात्कारियों को महिमा मंडित किया, मैं उसकी निंदा करता हूं और उनको दोबारा जेल जाना चाहिए।
इसलिए हम लोगों की अग्नि परीक्षा न लेकर के आप जरा आईना अपने अंदर देखें। हम लोगों को किसी जनता को न भड़काना है, न जनता को उकसा के कुछ चंदे उगाही करनी है। आप नामानवता की बात कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं कि एक 7 आदमियों का कत्ल हो गया, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उनकी महामंडन हो रहा है, उनके सम्मान हो रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन और आप जैसे लोग नहीं उतरेंगे और जो देश की जनता चाहते हैं वो नहीं उतरेंगे तो देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। सर डीजीपी साहब, सवाल मेरा ये है कि नूपुर शर्मा, उसके बाद नवीन जिंदल, उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा, उसके बाद ये राजा सिंह, ये सब नफरती बयान दे रहे हैं। इसके पीछे रिमोट किसके पास है, जरा ये और बता दें डीजीपी साहब। आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आपका बहुत सम्मान है, मैं भी सम्मान करता हूँ, आपने जो बातें कही सही कही। कलीमुल साहब इसका रिमोट कहाँ है, बस इतना बता दीजिए सर। ये रिमोट कहीं पर भी हो, हम तो कानून की बुनियाद के ऊपर जिसने जो किया है वैसा प्रसाद उसको तुरंत मिलना चाहिए। सर उसका रिमोट पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर, होनी चाहिए ना रिमोट पे कार्रवाई। रिमोट पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, वरना फिर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर इलाज क्या होगा। लेकिन इस पे देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप जब बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो जिस डाल पे आप बैठे हैं वही कट जाए। क्योंकि मैं सब राजनीतिक व्यक्तियों से कह रहा हूं, जरा होशियारी से शब्दों का चयन करें, क्योंकि हमारे ऐसे लोग, खान साहब ऐसे लोगों के पास कुछ खोने पाने के लिए अब नहीं है। पहले भी सबसे बुजुर्ग आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं आप लोगों को दुआ दे सकता हूं, और मुझे अगर मामला सुलझाना हो, आप सब हजरात से हाथ जोड़ के दानिश कुरैशी हमारे साथ और अमन के लिए बात करूंगा। दानिश कुरैशी जी देखिए, डीजीपी साहब ने बातें तो बहुत अच्छी की हैं जी न्यूज के स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं इनसे कहूं कि शुरुआती अपने वक्तव्य में उन्होंने ये कहा कि ओवैसी साहब ने ऐसा कहा था कि जब योगी जी चले जाएंगे, जब मोदी जी, उस पूरे भाषण को अगर वो अच्छे से सुनते तो उनको समझ में आता कि वो आखिरकार क्यों कहा। एक बुजुर्ग के साथ किसी पुलिस वाले ने जो बदतमीजी की थी उसके चलते ये कहा था कि राजनीतिक शय पाकर जो ये तुम कर रहे हो, तो जिनके राजनीतिक आशय में आप कर रहे हो, कल वो नहीं होंगे तो क्या होगा। उसको उन्होंने किस तरीके से जोड़ दिया, पूरे हिंदू समाज को खतरे में लाने की बात कर दी। तो डीजीपी साहब, मेरी आपसे निवेदन है कि तो आप इस तरह की राजनीति का हिस्सा ना बने। अगर आपने वो पूरा भाषण नहीं देखा नहीं, समस्या ये है तो क्या मंच से आप भाषण देंगे कि मोदी और योगी चले जाएंगे तो क्या करेंगे आप? अरे भाई, कानून कार्रवाई करेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे उन व्यक्तियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने बुजुर्ग से बदतमीजी की। असदुद्दीन ओवैसी उनके घर में घुस के जाएंगे। ये भाषण देने का तरीका, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सुनिए, राजनीतिक शब्द नहीं तो राजनीतिक शब्द है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आप मेहमानों के पास वापस लौटूंगा। इस वक्त आम आदमी पार्टी की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क नहीं हो रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज बैठक बुलाई है और इस बैठक में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए जो आरोप हैं उनको लेकर चर्चा होनी है। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की बैठक से पहले सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसकी कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि यह बैठक कुछ ही देर के बाद है। 11 बजे बुलाई गई है ये पीएसी की बैठक और 11 बजे ये बैठक होनी है। उससे पहले स्वाभाविक है कि सभी विधायकों को सूचना दी गई है, इत्तला दी गई है, लेकिन कुछ विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव तुली हमारे साथ हैं। राजीव तुली जी, इस बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि ये आरोप लगाए गए कि काफी पैसा देकर 20-20 करोड़ देकर खरीदा जा रहा है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ राजन जी, मगर तो भी जिस प्रकार की हरकतें ये आम आदमी पार्टी कर रही है जी, वो बहुत ही बचकानी हरकतें हैं। कॉलेज के दिनों में जब राजनीति करते थे लोग, या जो कॉलेज के दिनों में राजनीति हुआ करती थी, उसमें ये हरकतें हुआ करती थी। और आप जो इनके एक्स आम आदमी पार्टी के जो एक्स मेंबर्स हैं, आप उनके वीडियो सब सोशल मीडिया पर, और वो पूरी सीरीज बनाई डॉक्टर रायजादा ने, आपको पूरी सीरीज, वेब सीरीज देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के सारे कर्म वहां पर दिखते हैं कि किस प्रकार अपने लोगों को, एमएलए को फोन करने के लिए बोला गया, आप फोन करो कि भाई तुम्हें खरीदना चाह रहे हैं, पैसा देना चाह रहे हैं, ये है वो है। और उसके बाद उसी दिन जो अरविंद केजरीवाल साहब है वो टीवी पर कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारे एमएलए को खरीदने की। तो ये सब जो इनकी बातें हैं आम आदमी पार्टी की, ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे अपनी राजनीति करते हैं। कॉलेज में इलेक्शन होता है, उसमें राजनीति होती है। जो हार रहा होता है वो एक दिन अपने पे हमला करवा करके और वो ट्रिप लगा करके अपनी फोटो खिंचवाता है, कॉलेज के बाहर खड़ा होकर मारता है, देखो मेरा विक्टिमाइजेशन हो गया। तो ये बातें हैं, मगर मुझे लगता है कि जिनके पास 70 पैसे
संख्या 67 हो, उनके विधायक भी खरीदे जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, खरीद फरोख्त का काम शायद जी क्या स्थिति है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन गैर लोकतांत्रिक तरीकों से सरकारें गिराना और अपनी सरकारें बनाना भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। उसमें आप मध्य प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, और आपको कई सारी जगह ऐसी मिल जाएंगी जहां इन्होंने इस तरीके का, अगर गोवा मणिपुर की बात की जाए तो कितने एमएलए उनके जीत कर आए थे और कौन सरकार में आया था। तो ये गैर लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इनको मजबूरी है इनकी कि इनको चुनाव में हिस्सा लेना पड़ता है, वरना ये तो खरीद फरोख्त में माहिर है, जो हमने देखा। तो क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कोई ऑपरेशन चल रहा है? वो जो एक ऑपरेशन लोटस आया था, देखिए दिल्ली में क्या ऑपरेशन चल रहा है, ये तो अगर आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं कम्युनिकेशन में है, या तो वो जाने, या तो जो लोग उनके कम्युनिकेशन में वो जाने। मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही भारतीय जनता पार्टी का खरीद फरोख्त करने वाला कोई ऑफिशियल आदमी हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पुलिस आपसे ही पूछिए कि आखिरकार ये सरकारें गिराना और गैर संवैधानिक तरीके से सरकारों पर कब्जा कर लेने की मानसिकता में से बाहर निकलेगी भारतीय जनता पार्टी। राममोहन जी, दिल्ली में एक मार्केट है, पंडारा मार्केट बोलते हैं उसको, वहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमारे एक मित्र का रेस्टोरेंट भी है। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि यार यहाँ पर आपके यहाँ रेस्टोरेंट अगर किसी को खोलना है तो जुबान कितने में खरीदी जा सकती है? बोले हमारे यहाँ कोई रेट नहीं है क्योंकि माल बिकाऊ नहीं है। अगर जिसका माल बिकाऊ होगा, जिसकी माल की उपलब्धता होगी, उसी का तो रेट लगाएगा। दानिश कुरैशी साहब को खरीदने आया क्या आज तक? दिल्ली के आवाम खरीदने आया क्या या मुझे खरीदने आया क्या? वो माल बिकाऊ है, वही तो बिकेगा साहब। जो बिकाऊ नहीं है तो बोल है उसको दाम लगाएगा। बीजेपी कॉम्पिटिशन में रहेगी, बीजेपी के विधायक खरीदने कोई नहीं गया। आम आदमी पार्टी के विधायक माल बिकाऊ है, क्या शर्म नहीं आती आपको? आवाम ने आरजेडी बोल रही है हमारे विधायक खरीद रही है, कांग्रेस के अंदर हमारे विधायक कर रहे हैं। पुलिस आप शर्म करिए। अच्छा, आप आवाम के चुने हुए देखिए, आम आदमी टीवी चैनल पर बैठता नहीं है। आप जरूरत नहीं है, आपको बोलने की अक्ल नहीं है। आप केवल बदतमीजी करने के लिए टीवी चैनल पर आते हैं और आपको लगता है यही बदतमीजी करके आपको लोगों से बुलाया जाएगा। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, बिकाऊ लोगों को चुन लिया, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के आवाम ने बिकाऊ लोगों को चुन लिया है? बोलिए आप। दानिश कुरैशी साहब, देखिए ऐसा है कि आप इतने सामान्य बात पे इतने भड़क रहे हैं। इस देश ने कई विधायक देखे हैं जो बिकाऊ हैं। इस देश ने कई विधायक देखे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कोई नहीं है क्या कि राजनेताओं की ईमान पे टिप्पणी कर दी तो आपको लगा कि साहब ये भी गुस्ताखी हो गई? नेताओं को बिकते नहीं देखा आपने, दलों को बिकते नहीं देखा आपने। तो आम नागरिक ने चुन के भेजा है उसको। भैया, आम नागरिक ही चुनता है और आम नागरिक बाद में ठगा हुआ महसूस करता है। आपको इसमें इतनी तकलीफ क्या हो रही? ये कह दिया कि साहब कि कुछ नेता बिकाऊ होते हैं, इसमें इतनी तकलीफ क्या हो रही? कई लोग बिके हैं। हिसाब तो कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि नेता अगर किसी दल के द्वारा चुन लिया गया, अभी टी राजा पे जो चर्चा कर रहे थे वो भी तो किसी के द्वारा चुने गए हैं। इतने सम्मानजनक शब्द निकलेंगे क्यों? नहीं निकलेंगे क्योंकि गलत काम किया। तो जो गलत करेगा उसके बारे में गलत बोला जाएगा। उसमें जनता कहां से आ गई? सुनिए, उसको गैर जिम्मेदार कहा गया, उसको बिकाऊ नहीं कहा गया है। अरे साहब, जो बिकेगा उसको बिकाऊ कहेंगे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? इतना बुरा क्या लग रहा है? ये थोड़ी गुस्ताखी है। दिल्ली की कर रहे हैं, भेजा उनको बिकाऊ कह रहे हैं। राममोहन भाई, मेरी आवाज आ रही है? मनीष सिसोदिया खुद ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके पास भी ऑफर आया था। उनकी बात जरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये खरीदने बेचने के आरोप क्या हैं। तो कोई बिक रहा है, कोई खरीदने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आरोप हैं। अभी तक हम ये स्पष्ट कर दें कि ये अभी तथ्य स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप ऐसे हैं। जरा मनीष सिसोदिया की बात आपको सुनाते हैं। जी देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र है,
एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में। तो आपने सुना, अब इसके प्रमाण अगर मांगिए तो ऐसा लगेगा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे गए हों, हालांकि यही लोग पहले मांगते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे टी राजा की और उसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो क्यों हो रही है, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त टी राजा के वकील भी जुड़ गए। करुणा सागर हैं हमारे साथ। करुणा सागर जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जो बेल मिली वो ठीक ग्राउंड पर नहीं मिली, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, उसी मामले को लेकर, जिस मामले को लेकर आप बेल ले चुके हैं, आप क्या कहेंगे? कंपटीशन चल रहा है क्या? कंपटीशन हम तो ये मानते हैं कि सभी धर्मों का, सभी जो रिलीजन है, अरेस्ट करके सभी जो धर्म है वो सेक्शन ऑफ लॉस में। करुणा सागर जी, अगर आप अगर कोई और आप YouTube चला रहे हैं या कुछ और चला रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, उसका साउंड भी साथ साथ आ रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ आपकी आवाज हमारे तक आए। रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप। करुणा सागर जी के पास हम वापस चलेंगे, लौटकर चलेंगे और उनकी तरफ से जानेंगे कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और उन्होंने इस मामले को किस तरह से अदालत के सामने रखा है और आगे क्या इसमें लीगली वो चाहते हैं, उनकी तरफ से, उनके क्लाइंट की तरफ से, टी राजा की तरफ से क्या अदालत की तरफ से कहा जाएगा। करुणा सागर जी, कहा जा रहा है कि अदालत से कुछ लूप होल्स के आधार पर आपको ये बेल मिल गई है, आप बेल के अधिकारी नहीं थे। लगता है करुणा सागर जी तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही। हम वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, एक बार हम फिर से उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। और कलीमुल हफीज साहब, आपने ये पहले कई मामलों को लेकर कहा है कि अदालत को उनका काम करने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। और जिस सरकार में जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां तेलंगाना की सरकार भी मैं आऊंगा कलीमुल हफीज साहब। करुणा सागर जी हमारी आवाज इस वक्त सुन पा रहे हैं। करुणा सागर जी, कहा जा रहा है कि गलत लूप होल्स के आधार पर एक तरह से कहा जा रहा है कि आपको यह बेल मिल गई है, यह मिलनी नहीं चाहिए थी। आपका क्या इस पे रिएक्शन है? एक्चुअली वो बेल नहीं था। एक्चुअली उसका जो राजा सिंह जी का रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में पुलिस वाले डाले थे, उसका रिजेक्ट हुआ। वो मैं कल वो ऑर्डर कॉपी भी फेसबुक पे व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जर्नलिस्टों को भिजाया था जी। एक्चुअली इस धाराओं के तहत राजा सिंह जी को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया था। वो धाराओं में पनिशमेंट बिलो 7 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार गाइडलाइंस के तहत किसी भी व्यक्ति को 7 साल के कम सजा वाले धारा में अरेस्ट करे तो पहले उनको 41 CRPC का नोटिस देना है जी, उनसे रिप्लाई लेने के बाद उनको अरेस्ट करना है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।